हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज, और इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं टुडे इन हिस्ट्री, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, वो सब बातें भी हम कवर करते हैं और उससे संबंधित भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं। आज 1 मई है। 1 मई के दिन आप सभी का स्वागत है अपनी इस सुप्रभात सीरीज की कक्षा में। तो चलिए जी, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो भी आपकी ये क्लासेस होती हैं, सभी क्लासेस की पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी है। तो इस कक्षा की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और इसके साथ में आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी वहां पर मिलेगा। इसके साथ में आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आप अपने इस YouTube चैनल पे क्लिक करेंगे तो वहां पे एक कम्युनिटी पोस्ट नाम से बटन होगा। तो कम्युनिटी पोस्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो वहां एक बार आप जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको अटेम्प्ट करके देखिएगा। ठीक है, तो चलो जी, अब हम चलते हैं हमारे इस कक्षा के पहले भाग की तरफ, जिसे हम कहते हैं डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। तो चलो जी, अब चलते हैं पहली न्यूज की तरफ, और ये न्यूज पीआईबी के द्वारा प्रकाशित की गई है, रक्षा मंत्रालय की तरफ से। भारतीय तटरक्षक बल और एटीएस गुजरात ने 173 किलोग्राम मादक पदार्थ ले जा रही भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव जब्त की। चालक दल के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये भारतीय तटरक्षक बल क्या होता है या फिर ये एटीएस क्या है। ठीक है, तो चलो जी, थोड़ा सा हम बातें करेंगे। भारतीय तटरक्षक बल, जिसे क्या बोला जाता है, आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड इंग्लिश में इसे बोलते हैं। जब हम बात करते हैं इस तटरक्षक बल की, तो इसने गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मिलकर अरब सागर में ये क्या किया था, अपराधियों को पकड़ा था। और वो अपराधी क्या कर रहे थे, मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे थे, और भारतीय नौका का प्रयोग करते हुए। ठीक है, गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते की जब बात की जा रही होती है, तो गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता द्वारा दी गई विशिष्ट और विश्वसनीय खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी ने रणनीतिक रूप से संदिग्ध नाव को रोकने के लिए व्यापक निगरानी की, और बाद में नाव को रोका गया। जांच में खुफिया जानकारी की पुष्टि हुई और फिर इस नाव को पकड़ लिया गया। जो इस नाव को चला रहे थे उनको भी पकड़ लिया गया। ठीक है, तो चलो अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं इसी भारतीय तटरक्षक से संबंधित, तो आप इसमें से बताने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले ये पॉइंट देख लीजिए, भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ता समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और समुद्र में अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यानी कि जो भी समुद्री गतिविधियां अगर अवैध रूप से हो रही हैं तो उनसे निपटने के लिए भारतीय तटरक्षक बल कार्य करता है, और साथ में उनका सहयोग करता है। जो भी मतलब आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है उनको रोकने के लिए गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता भी है। तो चलो, यहाँ पर आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, ये किसकी है, तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड की जो मदद करती है वो जहाजें हैं। यहाँ पर जब जहाज चलती है तो इसके साइड में लिखा भी होता है भारतीय तटरक्षक। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, ये वर्डिंग लिखी हुई है, तो हर जहाज के ऊपर ऐसा लिखा होता है। इन्हीं के साथ में क्या है, हवाई जहाज भी इनके पास होता है, यानी कि एक हेलीकॉप्टर होता है, उस पर भी क्या लिखा होता है, भारतीय तटरक्षक। तो समुद्री मार्ग से भी और वायु मार्ग से भी ये क्या करते हैं, ये समुद्र की रक्षा करते हैं, यानी समुद्री क्षेत्र में जो अवैध गतिविधियां होती है उनको रोकने का ये प्रयास करते हैं। अब आप ये क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे कि भारतीय तटरक्षक बल
दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो यहाँ इसके बारे में आप बताएंगे कि कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक रहेगा। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा 1 फरवरी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 1 फरवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। कारण कारण ये रहा कि इसकी स्थापना 1 फरवरी 1970 को हुई थी। जब बात करते हैं इसका मुख्य कार्य क्या है, तो ये समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज और बचाव की एजेंसी है। समुद्री कानूनी प्रवर्तन और खोज और बचाव की एजेंसी। समुद्र में जितनी भी अवैध गतिविधियां होती है, उन अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए ये कार्य करते हैं। एक खुफिया एजेंसी आप इन्हें कह सकते हैं। और ये एक स्वतंत्र सशस्त्र बल है। ठीक है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1970 को हुई थी। 18 अगस्त 1978 को भारतीय संसद के तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत इसे औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। 18 अगस्त 1978 को भारतीय तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत इसे मान्यता मिली थी। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। अब जैसे बाकी ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, बाकी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? 15 जनवरी। तो 15 जनवरी को किसका दिवस मनाया जाता है? तो हमारी जो भारतीय थल सेना है वो अपना थल सेना दिवस मनाते हैं इस दिन 15 जनवरी को। और जब बात करते हैं 8 अक्टूबर के दिन, 8 अक्टूबर के दिन वायु सेना दिवस मनाया जाता है, भारतीय वायु सेना दिवस। और जब बात करते हैं 4 दिसंबर की, तो 4 दिसंबर को भारतीय जल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी। इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं। अब चलो एक क्वेश्चन और बताने का प्रयास करेंगे इसी भारतीय तटरक्षक बल के बारे में, यानी कि आईसीजी के बारे में। तो आप ये बताइए कि भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी का आदर्श वाक्य क्या है? जल्दी से आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। और ये जो आईसीजी है वो किसके अधीन कार्य करता है? तो ये हमारे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, अधीन। और यह भारत के समुद्री क्षेत्रों में देश के समुद्री और अन्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए जिम्मेवार है। ठीक है ना। तो यहां पर जिन्होंने लिखा होगा ना डी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम, यानी कि हम रक्षा करते हैं। तो ये इनका आदर्श वाक्य है, हम रक्षा करते हैं। तो बाकी जैसे ऊपर लिखा हुआ है ऑप्शन ए में देखिए, नभ सप्रशम दीप्तम, ये किसका ध्येय वाक्य है? तो ये हमारी भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य है। जब हम बात करते हैं सत्यमेव जयते की, तो हमारा जो नेशनल एम्बलम है, नेशनल एम्बलम के नीचे लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते। और ये कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेशनल एम्बलम में आपने देखा होगा उसमें 4 शेर बने हुए हैं, लेकिन 3 दिखाई देते हैं। और उसमें अशोक चक्र भी दिखता है, और साथ में नीचे घोड़ा बना हुआ, एक हाथी बना हुआ दिखता है ना, सांड बना हुआ। तो वो हमने हमारे नेशनल एम्बलम के रूप में स्वीकार किया है, जो कि मूल रूप से देखा जाए तो सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ अभिलेख का है वो। लेकिन उसी के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। जब हम बात करते हैं शन्नो वरुण की, यानी कि जो वरुण देवता हैं वो हम पर मेहरबान हो, वो हमारे लिए मंगलदायक हो। तो ये किसका ध्येय वाक्य है? तो ये हमारी भारतीय नौसेना है, जिसे हम भारतीय जल सेना बोल देते हैं, उनका ध्येय वाक्य है। ठीक है। क्योंकि जब आप प्राचीन समय की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में
वरुण देवता को जल का देवता कहा गया था। तो भारतीय जो नौसेना है उन्होंने भी प्राचीन परंपरा को आत्मसात करते हुए उसे अपना आदर्श वाक्य बना रखा है। अब चलो जी नेक्स्ट चलते हैं हम। दिल्ली पुलिस आउट, CISF टेक्स आवर पार्लियामेंट सिक्योरिटी। दिल्ली पुलिस बाहर, CISF ने संसद की सुरक्षा संभाल ली है। और आपको पता है दिसंबर में सुरक्षा उल्लंघन हुआ था हमारे जो नए, हम बात करते हैं संसद की, तो नए संसद में दिसंबर में सुरक्षा उल्लंघन के बाद इस परिसर में 400 CISF कर्मी तैनात कर दिए गए और दिल्ली पुलिस के 150 जवानों को वापस बुला लिया गया। तो वहां पर थोड़ा सा और बात करते हैं। एक सरकारी वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले 4 महीनों में संसद परिसर में लगभग 400 CISF के कर्मी तैनात किए गए हैं। जब हम बात करते हैं इस CISF के बारे में, इसका पूरा मतलब क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसे अब हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। लिख भी सकते हैं आप, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो इसके 400 के आसपास जो कर्मी है वो तैनात कर दिए गए हैं। और जब हम बात करते हैं कारण क्या रहा, कारण ये रहा कि दिसंबर में सुरक्षा उल्लंघन हुआ था। हालांकि इसके आधिकारिक जो आदेश का अभी इंतजार है। इस नए संसद भवन की बात करते हैं तो आपको पता है उसमें 2 लोगों ने वहां पर क्या कर दिया था, एंट्री कर ली थी बिना पूछे। और इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात की जाए तो 2023 को 28 मई के दिन इसका उद्घाटन किया गया था। इसका उपयोग पहली बार आधिकारिक व्यवसाय के लिए भी किया गया और दिन था वो 13 दिसंबर का। 13 दिसंबर को बढ़ती बेरोजगारी के कारण, मणिपुर में अंतहीन जातीय हिंसा के कारण और किसानों के मुद्दों के विरोध में रंग छिड़कने वाले कनस्तर लेकर 2 व्यक्ति शून्यकाल के दौरान वहां पर क्या है, घुस गए थे, लोकसभा कक्ष में कूद गए थे। 0 hours from the visitors gallery in protest against the rising unemployment, unending ethnic violence in Manipur और फार्मर इशू। तो ये मुख्य 3 मुद्दे जो थे वो चल रहे थे उस समय। अभी फिर क्या है, उनको गिरफ्तार तो कर लिया गया। कुल मिलाकर उस केस में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन पर आतंकी आरोप सहित अलग अलग धाराएं लगाई गई। अलग अलग धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया गया। लेकिन पुलिस ने अभी इस मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसी हम CISF के बारे में जान लेते हैं कि CISF की एंट्री तो हो चुकी है। 400 के आसपास कर्मी तैनात कर दिए गए हैं, दिल्ली पुलिस को बुला लिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा संसद भवन है जो नया बना है, ये देखो, ये बिल्डिंग येलो कलर में मैं यहाँ पे डार्क मैंने किया है। देखो ये जो है ना, ये रहा, ये पुराना संसद भवन है अपना। और अभी जो यहाँ पे ये रेड कलर में बिंदु सा बना हुआ है, ये नया संसद भवन बना। ठीक है, कब उद्घाटन हुआ था? 28 मई 2023। 28 मई 2023। ये जो पूरा का पूरा आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, ये किसका हिस्सा है? ये सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है। और इसी के तहत ये क्या किया गया है, पूरा का पूरा नवीनीकरण किया गया है। यहाँ पर आप ये फोटो भी देख पा रहे होंगे, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये कर्तव्य पथ है, कर्तव्य पथ। जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको ये सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलो यहाँ पर देख लीजिए, ये देख पा रहे होंगे, ये है नया संसद भवन। और जब हम इसकी बात करते हैं तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा पुराना संसद भवन। इस पुराने संसद भवन में क्या हुआ था? ये वही संसद भवन है जिसमें संविधान बनाने की पूरी प्रक्रिया हुई थी।
इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, इसे अब संविधान सदन के नाम से जाना जाने लगा है, संविधान सदन। तो संविधान सदन यानी कि ऐसा सदन जिसमें संविधान का निर्माण किया गया, यही वो सदन है जिसमें संविधान सभा के लोग बैठा करते थे। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और उसमें सीनियरिटी के आधार पे पहला अध्यक्ष चुना गया था। और वो व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन इनको परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं चुना गया था। और अगले दिन यानी कि 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक जब हुई, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में ये संविधान सभा कार्य करती रही। और कई यहाँ पर क्या है, इस संविधान सभा ने अपनी समितियां भी बनाई ताकि इस संविधान को हम बेहतरीन तरीके से बना सकें और इसके लिए कार्य कर सकें। और जैसे हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, तो वो कौन कौन सी समितियां थी? जैसे मूल अधिकार से संबंधित समिति थी, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। और जैसे बात करते हैं प्रारूप समिति की बात करें, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? B.R. अम्बेडकर। और एक संघीय समिति थी जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी। इस प्रकार स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो करते करते इसमें काफी लंबा समय लग गया था संविधान बनाने में। और इस करते करते फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। और फिर जैसे बात करते हैं 2 दिन बाद, इसी 24 जनवरी 1950 को सभी ने हस्ताक्षर कर दिए थे। और आप कह सकते हैं कि संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष लगे। और साथ में 11 महीने प्लस में 18 दिन। 2 महीने 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा संविधान बनने में। ठीक है। तो फिर लागू करने का दिन हमने 26 जनवरी का ही चुना था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और हमारा भारत गणतंत्र भारत बना। ये पूरी की पूरी जो कहानी हमें देखने को मिलती है, इसका साक्षी है ये पुराना संसद भवन। इसी वजह से इसे संविधान सदन का नाम दिया गया। और वर्तमान में जो सारी क्रियाएं हो रही हैं, वो इस नए संसद भवन में हो रही है। ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो वर्तमान के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ये पुराना है। ठीक है ना, जो मैंने उधर ये देख लीजिए, ये पुराना संसद भवन है और यहाँ पे नया है। ठीक है जी। इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। अब चलो वापिस आ जाते हैं। CISF की बात हो रही थी कि CISF के 400 जो कर्मी हैं वो यहाँ पर इंटर हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस को वापिस बुला लिया गया है। चलो जी, आप बताएंगे इसी CISF के बारे में, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बारे में। ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे इसका गठन कब किया गया था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा? जिन्होंने इसमें लिखा होगा ना 10 मार्च 1969, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो ये हमारे गृह मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला एक अर्धसैनिक बल है। गृह मंत्रालय के अधीन अर्धसैनिक बल। ठीक है। आपको इस प्रकार से ये पॉइंट CISF के बारे में ध्यान में रखना है। और CISF का मुख्य कार्य क्या है? तो जो भी सरकारी कारखाने हैं या फिर सरकारी उपक्रम हैं, उनकी सुरक्षा करना। सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा करना इसका कार्य है। CISF देश भर में 357 प्रतिष्ठानों को सुरक्षा कवर करता है। जैसे हम बात करते हैं परमाणु प्रतिष्ठान की, अंतरिक्ष प्रतिष्ठान, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बिजली संयंत्र, इस प्रकार के अन्य जो सरकारी भवन हैं या फिर विरासत स्मारक हैं, दिल्ली मेट्रो, यहाँ पर क्या है, आपको CISF के ही कर्मचारी मिलेंगे। और CISF का एक विशेष VIP सुरक्षा वर्टिकल भी बना हुआ है।
और जो 24 घंटे सुरक्षा प्राप्त लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसका गठन 10 मार्च 1969 को किया गया था। लगभग आज की संख्या में देखें तो लगभग आप कह सकते हैं इसकी संख्या 1.5 लाख प्लस है। 1.5 लाख से कहीं ज्यादा ही है, वैसे कहीं ज्यादा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें इनसे संबंधित बातें ध्यान में रखनी है। और सीआईएसएफ के पास में आपने देखा होगा इनके पास डॉग स्क्वाड भी होती है। डॉग स्क्वाड, इसका मुख्य कार्य का क्या होता है, तो ये नशीले पदार्थों को सूंघते हैं और बता देते हैं कि ये जो है वो अपराधी है। तो इनके साथ बम निरोधक दस्ते भी काम करते हैं, वो भी आपने देखा होगा, ठीक है। लावारिस बैग जो छोड़कर चले जाते हैं उनकी भी निगरानी रखने का ये काम करते हैं बम निरोधक दस्ते। सीआईएसएफ की अनेकों शाखाएं हैं। उत्तरी क्षेत्र की अलग है, उत्तरी क्षेत्र का मुख्यालय इनका नई दिल्ली में बना हुआ है। दक्षिणी क्षेत्र की बात की जाए तो इसका मुख्यालय चेन्नई में है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी के अनुसार। पूर्वी मुख्यालय, पश्चिमी मुख्यालय, उत्तरी मुख्यालय और दक्षिणी मुख्यालय, ठीक है। तो सीआईएसएफ के मुख्यालयों की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं उत्तरी मुख्यालय का कहाँ बना हुआ है, तो नई दिल्ली में। और पूर्व में देखा जाए तो पटना में इनका मुख्यालय बना हुआ है सीआईएसएफ का। और पश्चिम में अगर देखा जाए तो पश्चिम में कहाँ बना हुआ है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बना हुआ है। जब देखा जाए दक्षिण में तो दक्षिण में इनका मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में। वैसे तो और भी मुख्यालय हैं, जैसे उत्तरी पूर्वी की बात की जाए या फिर हवाई अड्डा क्षेत्र की बात की जाए, लेकिन नॉर्मल आप ये 4 ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अब चले यहाँ पर थोड़ा सा और देखने का प्रयास करें। सीआईएसएफ की कमान वर्तमान में किनके हाथों में है, तो इन्हीं के हाथों में है, ठीक है। इनका नाम क्या है, मीना सिंह, ठीक है। इनके हाथों में अभी कमान है सीआईएसएफ की, मीना सिंह जी। अब चलो हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। और अहेड ऑफ विजिट टू इजराइल, यूएस एंटोनी ब्लिंकन प्रेस हमास टू एक्सेप्ट न्यू प्रपोजल फॉर गाजा सीज फायर। तो आपको पता है एंटोनी जो ब्लिंकन है वो कहाँ के हैं, यूएसए के हैं। और इन्होंने इजराइल की यात्रा करनी है। इजराइल की यात्रा करने से पहले ही इन्होंने हमास पर प्रेशर बनाया है कि वो सीज फायर कर लें। इसका मतलब ये है कि वो अभी इस गाजा संघर्ष को विराम दे दें, ठीक है। तो इसी गाजा में संघर्ष विराम समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 29 अप्रैल को कहा गया था हमास को कि आप इसे कर लीजिए, यहीं पर विराम दे दीजिए। तो अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार गाजा के सबसे दक्षिणी शहर राफा में इजरायली हवाई हमलों में 26 लोग मारे गए थे अभी कुछ टाइम पहले। तो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं वर्तमान में कौन, एंटनी ब्लिंकन। तो इन्होंने इसी सप्ताह इजराइल की यात्रा करनी है। तो इजराइल की यात्रा करने से पहले ये इन्होंने बताया। चलो जी, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसी गाजा पट्टी के बारे में, जिसके बारे में बात हो रही है बार बार, इसी गाजा पट्टी का जिक्र आ जाता है। तो इसके बारे में ही एंटनी ब्लिंकन जो बात कर रहे हैं कि अभी सीज फायर कर लेना चाहिए, यानी कि युद्ध विराम हो जाना चाहिए। तो इस गाजा पट्टी के संदर्भ में आपको ये बताएं, ये आपका यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है या फिर आप कहें पीसीएस लेवल का ये क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, गाजा पट्टी की सीमा दक्षिण पश्चिम में मिस्र के साथ लगती है तथा उत्तर व पूर्व में इजराइल से लगती है। आप कहेंगे पहला पॉइंट तो ठीक लिखा हुआ है, गाजा स्ट्रिप इज बॉर्डर्ड बाय इजिप्ट इन साउथ वेस्ट एंड इजराइल इन द नॉर्थ एंड ईस्ट। तो मैप देख लीजिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये रहा इजराइल। इस बड़े मैप में देखने का प्रयास करेंगे
फिर आइए इस मैप पे, सेकंड वाले पे, यहाँ पर ये है आपकी गाजा स्ट्रिप बनी हुई, गाजा स्ट्रिप, ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे। इसकी अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो इसको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में बांट लीजिए ऐसे, ठीक है। तो इसके इस डायरेक्शन में क्या है, ये रहा मिस्र, तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। इसके उत्तर में इजराइल है, इसके पूर्व में भी इजराइल है, तो पहला पॉइंट आपका ठीक हुआ। दूसरा पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे। भूमध्य सागर गाजा पट्टी के पश्चिम में स्थित है। आप कहेंगे जी हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। यहाँ पर मैप के माध्यम से आप देख लीजिए, ये रही गाजा स्ट्रिप, और गाजा स्ट्रिप के पश्चिम में क्या है, ये ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये भूमध्य सागर ही तो है। ये देखिए इस बड़े मैप में देख लीजिए, ये रहा भूमध्य सागर, इजराइल के पश्चिम दिशा में भूमध्य सागर स्थित है। तीसरा पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे। जॉर्डन की सीमा पूर्व में गाजा पट्टी के साथ लगती है क्या? आप कहेंगे जी नहीं, ये बात तो गलत लिखी हुई है। तो गलत कैसे लिखी हुई है? तो यहाँ पर देखिए मैप, जब आप इजराइल को देखेंगे तो इजराइल के इस साइड में है जॉर्डन, लेकिन गाजा पट्टी के जब आप इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर तो क्या है, इजराइल है, इजराइल के इस साइड में होगा जॉर्डन। यानी कि जो गाजा पट्टी की डायरेक्ट बाउंड्री जॉर्डन के साथ नहीं लगती, बीच में इजराइल का पोर्शन आ जाता है। इसी वजह से आपका तीसरा पॉइंट गलत हो जाएगा, सीमा पूर्व में जॉर्डन के साथ नहीं लगती है। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा बी ऑप्शन, केवल 1 और 2, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत ही बढ़िया, जिन्होंने इसका आंसर सही दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। IMF अप्रूव्स immediate disbursal of USD 1.1 बिलियन लोन ट्रांच टू पाकिस्तान। IMF की बात करते हैं, इसे हम क्या बोल देते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी हिंदी में कहें तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण किस्त के लिए तत्काल वितरण को मंजूरी दे दी है। इस विकास के तहत क्या है, एसबीए के तहत जो अपना इसका संवितरण है वो 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। तो थोड़ा सा जब देखा जाए कि ये तत्काल वितरण की मंजूरी क्यों दी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, ताकि जो पाकिस्तान है वो अपने आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनको बेहतरीन कर सके, आर्थिक सुधार कार्यक्रम की वजह से वो अपनी मुख्य धारा में आ सके, ठीक है, ताकि फाइनली उनकी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाए। इसी वजह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये निर्णय लिया है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसी IMF के एक अरेंजमेंट है जिसे कहा जाता है स्टैंड बॉय अरेंजमेंट, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ये स्टैंड बॉय अरेंजमेंट, है ना। इस अरेंजमेंट के द्वारा समर्पित है ये पाकिस्तान का आर्थिक सुधार कार्यक्रम। चलो जी, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे IMF की ऑफिशियल वेबसाइट पर तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या लिखा है, द IMF इज ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्तरीय ये संगठन है, दैट वर्क्स टू अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी कि ये काम करता है ताकि सतत विकास हम कर सकें, एंड प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल इट्स 190 मेंबर, तो जो इसके 190 सदस्य देश हैं उनमें समृद्धि लाई जा सके सतत विकास करते हुए, ये इनका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है ना। और साथ में क्या है, विच आर असेंशियल टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक वेल बींग, ठीक है। तो इस प्रकार ये कार्य करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब आप इसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में एक प्यारा सा क्वेश्चन बताएंगे, ये आपका PCS लेवल का क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, UPSC PCS लेवल का ये प्यारा सा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बताएं, आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है।
सही नहीं लिखना है, आपको लिखना है विच इज नॉट करेक्ट, यानी कि जो सही नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। आपको ये 3 कथन पढ़ने हैं, पढ़ते हुए आपको ये बताना है कि कौन सा कथन गलत है यानी कि सही नहीं है। तो पहला कथन पढ़ के देख लीजिए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। आप कहेंगे जी नहीं, ये बात तो गलत लिखी हुई है, यानी कि आपको यही टिक कर देना है। कारण क्या है, आईएमएफ के जो भी सदस्य देश होते हैं वो संप्रभु नहीं होते, यानी कि उनके पास संप्रभुता नहीं होती, और जिनके पास संप्रभुता नहीं होती तो वो यूएन का सदस्य हो नहीं सकता। तो यानी कि आईएमएफ का जो सदस्य देश है वो जरूरी नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र का सदस्य देश होगा। तो जैसे हम बात करते हैं वर्तमान में आईएमएफ के कितने सदस्य देश हैं, तो हमने अभी देखा 190, लेकिन यूएन के कितने सदस्य देश हैं, इसमें तो 193 देश हैं। और दक्षिणी सूडान 193वां नवीनतम देश है जो दो जो 2011 में शामिल हुआ था, है ना। तो क्लियर हो गया। तो जरूरी नहीं है कि जो आईएमएफ का सदस्य देश है वो यूएन का सदस्य हो। बाकी दोनों पॉइंट देख लीजिए, ये ठीक है दोनों पॉइंट। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, नीति सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करते हुए विनिमय दर की स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य करता है। तो दोनों के दोनों जो पॉइंट है वो ठीक लिखे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया बताया है सभी ने। वैसे अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना 1944 में की गई थी, लेकिन ऑफिशियली इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है ना, और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और जैसे हम बात करते हैं आईएमएफ में कोटे के आधार पे वोटिंग अधिकार भी तय किया जाता है। भारत की स्थिति जो कोटा है उसमें भी क्या है, लगभग 2.44 के आसपास हिस्सेदारी है। तो जब इसकी स्थापना की गई थी तो एक समझौता किया गया था जिसमें 44 देश इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने फिर क्या किया, ऑफिशियली 1945 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको बिंदु ध्यान में रखना है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें भी आप हिस्सा लेंगे। ठीक है, और आपको उसमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो जी। अब इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जब आप टेलीग्राम पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको ये पीडीएफ भी मिलेगी, और इसके साथ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया। और अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के दूसरे पार्ट यानी कि टुडे इन हिस्ट्री पर, यानी आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था वो सब बातें देखेंगे, और उनसे संबंधित भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो चलो जी, आज के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं बनती हैं, कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो हैं वो हम देख लेते हैं। तो इस दिन गुजरात स्थापना दिवस मनाया जाता है। आज क्या है, 1 मई है। 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 मई 1960 को क्या हुआ था, इस गुजरात की स्थापना हुई थी, गुजरात राज्य। और ये गुजरात राज्य हमारे भारत के कौन सी दिशा में है, तो आप कहेंगे ये पश्चिमी राज्य है हमारा, गुजरात की स्थापना। ठीक है, यहाँ पर आप मैप देखने का प्रयास करेंगे। पहले आप ये क्वेश्चन बताओ गुजरात के बारे में, जल्दी से बताएं। गुजरात स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। भारत के स्वतंत्र होने के समय ये जो गुजरात का एरिया है वो मुंबई राज्य का अंग हुआ करता था, लेकिन बाद में 1 मई 1960 को मुंबई से अलग करके गुजरात राज्य की स्थापना कर दी गई। ठीक है ना। तो इस वर्तमान की गुजरात में अगर देखा जाए तो 33 जिले हैं इसमें, और 33 जिले हैं। तो यहाँ पर ये मैप आप देख पा रहे होंगे, ये गुजरात का मैप है, और एक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है मैप्स ऑफ इंडिया, तो वहीं से ये उठाया है, उन्हीं को समर्पित है ये मैप। तो चलो जी, अब थोड़ा सा हम इसी
गुजरात के बारे में अगर जानने का प्रयास करें तो मैंने अभी आपको क्या बताया, इसमें कितने जिले हैं, इसमें 33 जिले हैं। और जब बात की जाती है तो यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी है इस गुजरात में, तो लोकसभा की सीटें यहाँ पर हैं 26। और राज्यसभा की सीटें कितनी है फिर गुजरात में, राज्यसभा की सीटें 11 हैं। और गुजरात में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, क्या आप बता सकते हैं? विधानसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें हैं 182। तो ये है गुजरात के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और गुजरात के जब वर्तमान के सीएम की बात की जाए तो यहाँ वर्तमान में सीएम कौन है, तो नाम आता है भूपेंद्र पटेल का। भूपेंद्र पटेल वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। वहीं जब हम बात कर रहे होते हैं गुजरात के वर्तमान राज्यपाल की, तो वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल कौन है, तो नाम आता है आचार्य देवव्रत का। आचार्य देवव्रत। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है गुजरात से संबंधित। तो थोड़ा सा और भी बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है आज ही के दिन महाराष्ट्र की भी स्थापना हुई थी। चाहे हम बात करें गुजरात की, चाहे हम बात करें महाराष्ट्र की, दोनों का स्थापना दिवस एक ही दिन मनाया जाता है। और दोनों की स्थापना ही कब हुई थी, 1 मई 1960 को हुई थी। ठीक है, चाहे गुजरात की बात करें चाहे इसकी बात करें। तो जब हम बात करते हैं इन दोनों वर्तमान के राज्यों की, यानी गुजरात और महाराष्ट्र, तभी ये मुंबई का हिस्सा हुआ करते थे आजादी के बाद तक। फिर इस मुंबई राज्य से महाराष्ट्र और गुजरात का गठन का प्रस्ताव आया। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुंबई को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि अगर मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी बने रहना है तो ये आवश्यक है कि मुंबई को अलग केंद्र शासित प्रदेश बने रहना होगा। लेकिन बाद में क्या है, फाइनली क्या किया गया, वो बम्बई वो महाराष्ट्र में ऐड कर दिया गया और गुजरात को उससे अलग कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार हमें बातें जो है इनसे संबंधित ध्यान में रखनी है। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बताएंगे महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में कितने जिले हैं बताने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र के जिले कितने हैं जल्दी से बताएं। जिन्होंने इसमें लिखा होगा ना 36, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। गुजरात में 33 जिले हैं, महाराष्ट्र में 36 जिले हैं। यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे ये किसका मैप है, तो ये है महाराष्ट्र का मैप। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये भी मैप्स ऑफ इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया गया है, तो उन्हीं को समर्पित है। जैसे इसमें कितने जिले हैं, तो इसमें है 36 जिले, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। और इस महाराष्ट्र में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो आपको लिख देना है 48। जब हम बात करते हैं इस महाराष्ट्र से राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो फिर आप क्या लिखेंगे, तो फिर आप लिख देंगे 19। और विधानसभा की सीटें कितनी है फिर इस महाराष्ट्र से, विधानसभा की सीटें आप कहेंगे 288। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के बारे में कुछ जानकारी हुई। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यहाँ के वर्तमान के जो सीएम हैं उनके बारे में। वर्तमान के सीएम कौन है, तो नाम आता है एकनाथ शिंदे का, एकनाथ शिंदे। और फिर जैसे हम बात करते हैं यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो नाम आता है रमेश बैस। रमेश बैस जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इन दोनों के बारे में, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में। दोनों का स्थापना दिवस है आज, और आज क्या है, 1 मई है। 1 मई 1960 को दोनों की ही स्थापना की गई थी। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इनके बारे में अलग अलग पहलुओं के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए
इसमें कितने जिले हैं? तो इसमें 33 जिले हैं। और इसमें कितने जिले हैं? तो इसमें 36 जिले हैं, जिनको 6 डिवीजन में बांटा गया है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। जब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें और उनके बारे में तो बात करने की आवश्यकता है नहीं, चलो वैसे थोड़ा सा लिख देंगे। तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं यहाँ पर? 48। राज्यसभा की सीटें कितनी है यहाँ पर? आप लिखेंगे 19। सॉरी, ये गुजरात की है, इसको रब कर देते हैं, एक सेकेंड। गुजरात में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? आप कहेंगे गुजरात में लोकसभा की सीटें 26 हैं और राज्यसभा की सीटें 11 हैं। लेकिन उसी प्रकार जैसे हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 48 हैं। और वहां पर राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 19 हैं। ठीक है, वहीं जब हम बात कर रहे होते हैं विधानसभा के बारे में तो गुजरात में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? आप लिखेंगे 182। वहीं जब हम महाराष्ट्र में बात करें विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 288। ठीक है, इस प्रकार ये पॉइंट हुआ। सीएम के बारे में हम बातें नहीं करेंगे कि वर्तमान में वहां के सीएम कौन है, क्योंकि मैंने पहले आपको इंडिविजुअली करवा दिया है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व गुजरात का कितना है? 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में 308 लोग रहते हैं। वहीं जब हम बात कर रहे होते हैं महाराष्ट्र के जनसंख्या घनत्व की, तो महाराष्ट्र में जनसंख्या घनत्व कितना है? 365, यानी कि यहाँ पर 365 व्यक्ति रहा करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। ये पॉइंट आपका कवर हुआ। अब थोड़ा सा हम राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो आपने बखूबी नाम सुने होंगे। एक का नाम आता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता ही है। एक का नाम आता है वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि इंग्लिश में कहें तो नेशनल पार्क। और बसंदा राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपने सुना होगा। इसी के साथ में एक नाम और आता है कृष्णमृग राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जो कहां पर है? जो कि गुजरात में है। वहीं जब हम बात कर रहे होते हैं महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में तो यहां पर एक नाम आता है ताडोवा। ताडोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में है। और जैसे बात करते हैं एक का नाम आता है नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में है। ठीक है, और एक नाम आता है गुगामल। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो आज महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस है, तो सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। जब हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात का क्षेत्रफल थोड़ा है एज कंपेयर टू महाराष्ट्र। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये अपना गुजरात। एक सेकंड, ये मार्कर काम नहीं कर रहा, एक सेकंड। वर्ग किलोमीटर, हाँ जी, ठीक है ना। और जैसे हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कितना है? तो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। ये मार्कर काम करना बंद हो गया है, पता नहीं क्यों। एक सेकंड देखते हैं दोबारा से। वर्ग किलोमीटर। जब हम महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं तो कितना बताया मैंने? 3,07,713 वर्ग किलोमीटर।
में कुछ दिक्कत आ गई है, शायद हो जाता है कभी कभार ये। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है महाराष्ट्र। वर्ग किलोमीटर। चलो कोई बात नहीं, आपको वैसे समझ में तो आ ही गया कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं इसके बारे में, है ना। कई बार इसमें दिक्कतें आ जाती हैं, टेक्निकल चीजें हैं, क्या कह सकते हैं, है ना। चलो जी, ये पॉइंट आपका कवर हो गया है गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में, क्लियर है ना। अब चलते हैं, आज ही के दिन मई दिवस मनाया जाता है। कई बार हम कहते हैं कि मजदूर दिवस है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, श्रमिक दिवस मनाया जाता है। और दिन क्या रहता है, 1 मई दिन। वैसे भले ही अलग अलग राष्ट्रों में इस दिन को मनाने का तरीका बेशक अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य यही होता है कि मजदूरों को मुख्य धारा में लाना, मजदूरों को मुख्य धारा में लाना, यही इस दिवस को मनाने का लक्ष्य है। और जैसे बात करते हैं, इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी, तो 18वीं सदी में इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। अब आप बताने का प्रयास करेंगे कि भारत में पहली बार मई दिवस कब मनाया गया। जल्दी से बताएंगे आप, मई दिवस भारत में कब मनाया गया था। जिन्होंने लिखा होगा ना 1923, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। भारत में मई दिवस कब मनाया गया, तो 15 जून को मनाया गया था। 1 मई को मई दिवस नहीं मनाया गया। भारत में 15 जून 1923 को पहली बार ये दिवस मनाया गया, ठीक है ना। इस प्रकार आपको ये बिंदु भी ध्यान में रखना है इससे संबंधित। तो चलो जी, अब हम चलते हैं आज के दिन जिनका जन्म हुआ था, जिनकी जयंती है। जयंती उनकी होती है जो इस संसार को छोड़कर जा चुके हों, और जन्मदिन उनका मनाया जाता है जो इस धरती पर हों अभी, यानी कि जो जिंदा हों। चलो आज हम पहले जान लेते हैं इनके बारे में। आज इनका जन्म है। ये फोटो आपने जरूर सुनी होगी, देखी होगी, महसूस की होगी। आनंद महिंद्रा नाम है इनका, आनंद महिंद्रा, ठीक है। आनंद महिंद्रा जो है, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। 1 मई 1955 को इनका जन्म कहाँ पे हुआ, मुंबई में। और मुंबई कहाँ की राजधानी है, महाराष्ट्र की। तो इनका भी जन्म है आज और महाराष्ट्र का भी जन्म है आज, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और जैसे हम बात करते हैं इनकी प्रसिद्धि किस मायने में है, तो ये हमारे भारत के एक उद्योगपति हैं, ठीक है। इनको कई पुरस्कार दिए गए थे। और थोड़ा सा पुरस्कारों के बारे में बात करने से पहले कुछ अन्य बातें कर लेते हैं। मुंबई महोत्सव, मुंबई महोत्सव का आयोजन कब करवाया गया था, का आयोजन 2005 में करवाया गया था। उस मुंबई महोत्सव के ये क्या हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं, है। इसके अतिरिक्त और वे किसके अध्यक्ष रहे, तो एशिया सोसाइटी के अंतरराष्ट्रीय परिषद के भी सह अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया है। जब हम बात करते हैं इनसे संबंधित एक क्वेश्चन के बारे में, आप बताने का प्रयास करेंगे कि आनंद महिंद्रा को किस वर्ष फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा विशेष सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे कब इनको ये पुरस्कार दिया गया था। जिन्होंने लिखा होगा ना 2004, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, तो नाम आता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनके समय की बात है जब इनको फ्रांस के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। इनके अलावा जैसे बात करते हैं, इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा। पद्म भूषण से सम्मानित इनको कब किया गया था, 2020 में। और इनको राजीव गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, राजीव गांधी पुरस्कार। ये कब की बात है, तो ये बात है 2004 की। और 2004 में ही
फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट के द्वारा सम्मानित किया गया था। ठीक है ना। इसी प्रकार आपको इनसे संबंधित बातें ध्यान में रखनी है। और इनके द्वारा काफी जो गाड़ियां हैं वो इस इंडस्ट्रीज में लाई गई हैं। और एक आप कह सकते हैं कि 2006-7 के आसपास में ये विश्व स्तर के बड़े एक बिजनेसमैन बनकर उभरे थे। अब भी हालांकि बहुत बड़े बिजनेसमैन है। बाकी जैसे बात करते हैं तो इनकी कार्यकुशलता का परिणाम अगर देखना हो, इनकी कंपनी का ट्रैक्टर चलता है, क्या बोलते हैं हम, महिंद्रा। महिंद्रा एक कंपनी है, नाम से ही इन्होंने अपनी कंपनी शुरुआत की। ट्रैक्टर की बात करते हैं, महिंद्रा ट्रैक्टर भी आता है, महिंद्रा की बोलेरो गाड़ी भी आती है, और XUV 500 ये भी गाड़ी इन्हीं की है। और इसके साथ में स्कॉर्पियो भी आपने देखी होगी, महिंद्रा स्कॉर्पियो। तो इस प्रकार के ये वाहन जो है वो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी निर्यात किए जाते हैं। भारत के साथ साथ विश्व में भी बड़े प्रसिद्ध हैं इनके जो ये वाहन है, इनकी कंपनी बनाती है महिंद्रा कंपनी। तो चलो जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पर आप एक फोटो देख पा रहे होंगे, आपने सोचा होगा ये कौन है, तो ये है नेक राम शर्मा। नेक राम शर्मा जो है ना, इनको हमारी जो वर्तमान की राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा अलंकृत किया जा रहा है। इनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था, 1 मई 1964 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल के ये बड़े बेहतरीन व्यक्ति हैं। कारण क्या है, क्यों है ये बेहतरीन? क्योंकि इन्होंने प्राकृतिक कृषि को प्रसिद्धि दिलाई। प्राकृतिक कृषि के लिए विख्यात हुए ये। है? अब आप एक क्वेश्चन बताएंगे इन्हीं के बारे में, हालांकि आप अगर अंदाजा लगाएंगे तो आप सही बता सकते हैं, तो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। वर्ष रिक्त स्थान में भारत सरकार ने नेक राम शर्मा को कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया। तो पद्म श्री से सम्मानित कब किया था इनको भारत सरकार ने? आपको इसमें अंदाजा लगाएंगे, 2017 में तो हमारे जो अभी वर्तमान की राष्ट्रपति हैं वो तो है ही नहीं, 2019 भी नहीं, यानी कि इन दोनों में से अगर आप लगाएंगे तो 2023 टिक कर देना। 2024 में भी इनको नहीं मिला था, क्योंकि आपको पता है मैंने वो न्यूज भी कवर की थी, उससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे मैंने पूछे थे। ठीक है ना। तो 5 लोगों को 2024 में पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न पुरस्कार, है ना, इन्हीं के द्वारा। तो अब आप देख पा रहे होंगे, जिन्होंने 2023 लिखा होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। अब इन्होंने प्राकृतिक कृषि के लिए कैसा विकास किया, तो केमिकल के बिना इन्होंने प्राकृतिक खेती करना शुरू किया। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इन सब गणमान्य शख्सियतों की मौजूदगी में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। है ना। इस प्रकार हिमाचल से लेकर किस प्रकार से इन्होंने नई दिल्ली तक का ये सफर तय किया, अपने इस हिमाचल प्रदेश से अपनी इस प्राकृतिक खेती को दिल्ली राजधानी तक पहुंचाया। राजधानी दिल्ली तक इनकी सब्जियों की मांग हमेशा बनी रहती है आजकल के समय में, है ना। तो 1993 में इनकी शुरुआत हुई थी और आज आप कह सकते हैं 1993 से लेकर ये खेती करते रहे और 2023 में इनको ये पुरस्कार मिला, पद्म श्री। नागरिक सम्मान है ये, 4थे नंबर का नागरिक सम्मान है। चलो जी, अब जैसे हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, इस फोटो में दिखने वाले व्यक्ति कौन है, तो आप कहेंगे इनका नाम है अरविंद दवे। शायद आपने नाम सुना भी होगा और शायद आपने नाम नहीं भी सुना होगा। इनकी आज जयंती है, 1 मई 1940 को इनका जन्म हुआ था। और जैसे हम बात करते हैं इनका मुख्य क्षेत्र क्या रहा, तो ये रो के सदस्य रहे। रो के सदस्य ही नहीं कहेंगे हम, ऐसे बोलेंगे रो के
भूतपूर्व निदेशक रहे, है ना। रो के भूतपूर्व निदेशक भी रहे, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। चलो यहां पे लिख देते हैं राज्यपाल। राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश के कब से कब तक रहे, तो 1999 से लेकर 2003 तक रहे। और फिर उसके बाद में मणिपुर के भी ये राज्यपाल रहे 2003 से लेकर 2004 तक। और इन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी काम किया असम और मेघालय में, है अलग अलग। जैसे बात करते हैं 2002 से लेकर 2003 तक, ये इनका टाइम पीरियड एज ए कार्यवाहक राज्यपाल था। और जब कारगिल युद्ध हो रहा था तो उस समय भारत के परमाणु कार्यक्रम ऑपरेशन शक्ति के दौरान ये रो के प्रमुख थे। अब पहले आप ये बताइए कि कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया था, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, है ना। जल्दी से आप बताएंगे इनके बारे में। जिन्होंने लिखा होगा ना 1999, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 1999 में ये कारगिल की लड़ाई हुई थी, और किसके बीच में, हमारे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के बीच में। इसमें पाकिस्तान की क्या है, करारी हार हुई थी। अब चलो बताएंगे आप रो के बारे में कि इस रो का गठन किस वर्ष किया गया था, जिसके के अरविंद दवे महानिदेशक रहे थे। जल्दी से आप इनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। रो का गठन कब किया गया। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा 21 सितंबर 1968, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। जब हम बात करते हैं उस समय किसकी सरकार चल रही थी, तो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पीएम थी उस समय, है ना। इस प्रकार आपको इनसे संबंधित बातें ध्यान में रखनी है। और ये जो रो है वो भारत की एक खुफिया एजेंसी है, भारत की खुफिया एजेंसी। और इस खुफिया एजेंसी का जो नेटवर्क है वो कहां तक है, तो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। पूरे विश्व में कहीं भी कोई खुफिया जानकारी जुटानी हो तो ये संस्था काम करती है। इसका गठन सितंबर 1968 में किया गया था, ठीक है ना। और जैसे कि आपको पता है हमारे युद्ध हुए थे, दो युद्ध, भारत और चीन का युद्ध कब हुआ, 1962 में हुआ, जिसमें भारत की हार हो गई थी क्योंकि भारत उसके लिए तैयार नहीं था। और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, जिसे भारत पाक युद्ध बोला जाता है, वो 1965 की बात है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो सेना थी वो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाई थी, क्योंकि हमारे पास एक खुफिया जानकारी अगर होती तो बेहतरीन तरीके से हम और भी अच्छा कर सकते थे। हालांकि बेहतरीन किया ही था, इसमें कोई शक नहीं। फिर इसके लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता की अनुभूति हुई जो स्वतंत्र रूप से सक्षम तरीके से बाहरी जानकारियां एकत्रित कर सके। इसी वजह से फिर 1968 में इस रो की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको बातें ये ध्यान में रखना है। जब हम बात करते हैं इस रो के मुख्यालय की, इस रो का मुख्यालय कहाँ बना हुआ है, तो हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में इसका मुख्यालय बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलो इतना काफी है, ज्यादा बातें करने की आवश्यकता है नहीं। अब यहाँ पर चलो आज के दिन जिनका निधन हुआ था, यानी कि जिनकी आज पुण्यतिथि है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। ये कौन है, तो ये हैं प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चंद्र चाकी भी इनको बोल देते हैं। इनके बारे में तो आपको बखूबी पता होगा। इनका जन्म 10 दिसंबर 1888 को हुआ था, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1 मई 1908 को हुई थी। और जैसे हम बात करते हैं किसके लिए प्रसिद्ध रहे, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण सेनानी के रूप में कार्य करते रहे। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे ये।
देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी इन्होंने। कहा जाता है कि ये बचपन से ही ऐसे ही विचारों के थे, क्रांतिकारी विचारों के। 9th क्लास की बात है, एक बार इन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन में हिस्सा ले लिया था और ये 9वीं क्लास में पढ़ा करते थे। इसी वजह से इनको क्या कर दिया गया, स्कूल से निकाल दिया गया, है ना, स्कूल से निकाल दिया गया। और ये काफी जो हमारे भारतीय दर्शन को बेहतरीन तरीके से समझाने वाले व्यक्ति थे, उनसे प्रभावित हुए थे। जैसे नाम आता है स्वामी विवेकानंद का, उन्होंने स्वामी विवेकानंद के साहित्य का और भी अन्य क्रांतिकारी के विचारों का अध्ययन किया था। बाद में कहा जाता है कि ये भी उसी रास्ते पर चल पड़े और जब बंगाल का विभाजन किया था तो उस कर्जन के द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के विरोध में भी खड़े हुए थे। और उसी समय की बात है ना। और जैसे बात करते हैं, बाद में इनका संपर्क क्या हुआ था, युगांतर पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनसे मिले, युगांतर पार्टी के नेताओं से मिले। फिर आपने एक नाम सुना होगा, मुजफ्फरपुर कांड। उस समय कोलकाता के चीफ हुआ करते थे किंग्सफोर्ड। तो थोड़ा सा चलो यहां पर देख लेते हैं किंग्सफोर्ड। कोलकाता, ये चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट। अब क्या किया गया था, इस किंग्सफोर्ड को गोली मारनी थी, ठीक है। तो किसका नाम आता है उसमें, तो नाम आता है एक को तो खुदीराम बोस का, खुदीराम बोस, प्लस में उनके साथ थे प्रफुल्ल चंद चाकी। अब इन दोनों ने क्या किया था, इन दोनों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रोश का विरोध करते हुए फिर क्या किया, इनका विरोध किया, ठीक है। और यहां पर फिर बम फेंक दिया, गोली तो नहीं मारी लेकिन बम फेंक दिया। लेकिन वो बम जो था ना, वो इसकी गाड़ी पर नहीं पड़ा था, तो पिंगले की गाड़ी पर वो बम पड़ गया, पिंगले की गाड़ी पर। और कहा जाता है कि उसमें 2 ब्रिटिश महिलाएं बैठी हुई थी, एक पिंगले की पत्नी थी और एक उसकी बेटी, दोनों की उसमें क्या है, मौत हो गई। बाद में फिर पकड़ लिया गया खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चंद चाकी को। लेकिन खुदीराम बोस जो थे उनको तो फांसी दे दी गई, लेकिन प्रफुल्ल चंद चाकी जो हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंग्रेजों के हाथों में आने से पहले ही क्या कर लिया, स्वयं को गोली मार ली, खुद को ही फायर कर लिया उन्होंने, ताकि अंग्रेजों के हाथ में ना लगे। तो ऐसे क्रांतिकारी थे प्रफुल्ल चंद चाकी। आज के दिन इनका क्या हुआ था, इन्होंने आज ही के दिन अपनी जान दी थी इस धरती के लिए, ठीक है। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, रिक्त स्थान ने अपनी पुस्तक रोल ऑफ ऑनर में प्रफुल्ल चंद चाकी का वर्णन किया है। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, जल्दी से बताएं। जिन्होंने लिखा होगा ना इसमें कालीचरण घोष, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। कालीचरण घोष ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रोल ऑफ ऑनर में प्रफुल्ल चंद चाकी के बारे में बताया है। प्रफुल्ल चंद चाकी के बारे में कहा जाता है कि जब ये खुदीराम बोस के साथ मिलकर किंग्सफोर्ड से बदला लेने के लिए जा रहे थे, तो इन्होंने अपना नाम बदल लिया था और इन्होंने अपना नाम क्या बताया था, दिनेश चंद्र रॉय, ठीक है। बाद में फिर इन्होंने क्या कर दिया था, अंग्रेजों के हाथों में आने से पहले ही अपने आप को गोली मार ली, ताकि उनके हाथों में हम ना जाए। तो ये प्रकार आपको ध्यान में रखना है इनके बारे में। ऐसे क्रांतिकारियों की वजह से हमें आजादी मिली थी, ऐसे ही नहीं। तो अब चलो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कौन है, आप कहेंगे ये तो जी देबू चौधरी जी हैं। इनकी आज पुण्यतिथि है। इनका जन्म 30 मई 1935 को हुआ था। इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1 मई 2021 को हुई थी, ठीक है।
दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। लेकिन जब इनका जन्म हुआ था उस समय तो आपको पता है सभी एक थे, बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा था और वर्तमान का जो पाकिस्तान है वो भी हमारा हिस्सा था। तो आप ये कह सकते हैं कि जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश का हिस्सा है उस धरती पर ये पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु नई दिल्ली में हुई 1 मई 2021 को। किसके लिए प्रसिद्ध रहे, तो आप इनकी फोटो से ही अंदाजा लगा रहे होंगे। शास्त्रीय वादन के लिए बड़े प्रसिद्ध रहे। इनका कर्म भूमि क्षेत्र जो रहा वो हमारा प्यारा भारत ही रहा। इनको कई पुरस्कारों से नवाजा गया। जैसे हम बात करते हैं पद्म भूषण की, तो पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था 1992 में और इनको पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया। कि शास्त्रीय वादन में क्या बजाया करते थे, तो ये सितार वादक थे, बेहतरीन सितार वादक, ठीक है ना। इस प्रकार आपको इनसे संबंधित बातें ध्यान में रखनी है। अब थोड़ा सा अगर आपसे ये पूछा जाए कि पंडित देवव्रत चौधरी कौन से घराने से संबंधित थे, तो आप इनके बारे में बताएंगे कौन सा घराना था इनका। जिन्होंने लिखा होगा ना सैनिया घराना, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। सैनिया संगीत घराने से संबंधित थे ये। और जब बात करते हैं इनके गुरुजी के बारे में, इनके गुरुजी का नाम क्या था, मुश्ताक अली खान इनके गुरुजी थे। शास्त्रीय संगीतज्ञों की तरह देवव्रत चौधरी ने बाल्यावस्था में ही क्या किया था, प्रशिक्षण शुरू कर दिया। इसी वजह से इन्होंने क्या किया, भारत में ये नाम कमाया था, ठीक है। तो संगीत घराना कौन सा था, सैनिया संगीत घराना। और जब बात करते हैं हम इनके गुरुजी कौन थे, आचार्य उस्ताद कह सकते हैं। हिंदू परंपरा में आचार्य बोल दिया जाता है और वैसे जो मुस्लिम परंपरा है उसमें उस्ताद बोल दिया जाता है। उस्ताद मुश्ताक अली खान इनके गुरुजी थे, ठीक है ना। इस प्रकार आपको बातें इनसे संबंधित ध्यान में रखनी है। और जब 1 मई 2021 की बात करते हैं तो उस समय कोरोना का टाइम चल रहा था। कोरोना से संक्रमित हो गए थे सितार वादक ये, ठीक है ना। और जहां उनकी तबीयत बिगड़ने से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आज जिनका जन्म हुआ, आज जिनकी पुण्यतिथि है, जिनकी जयंती है, सभी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जिनका जन्मदिन है उनको हम शुभकामनाएं देते हैं। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया। वीडियो की जो पीडीएफ है आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। आपको सर्च करना है edurohi24। इसके साथ में आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेगा, वो भी आपको अटेम्प्ट करना है। और साथ में जब आप YouTube पे क्लिक करेंगे तो वहां पे कम्युनिटी ऑप्शन होता है। कम्युनिटी में मैंने आपके लिए बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। एक बार उनको भी क्या है अटेम्प्ट करके देखिए और फिर आप अंदाजा लगा लीजिए आपकी कितनी बेहतरीन तैयारी है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर एक्स पे और टेलीग्राम पे। और किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं 8307730527। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब edurohi24। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।